Hello friends, this is CS Udit. I welcome you all to my YouTube channel and you're watching Udit classes. Today we are going to discuss amendments for direct tax, that is Income Tax Act for December 2018 exams. December 2018 exams are approaching and December 2018 exam is having some of the income tax amendments. इनकम टैक्स अमेंडमेंट्स की मैंने एक वीडियो बनाई थी अराउंड 3 to 4 months back which was having detailed amendments for June 2018 exams as well as December 2018 exams. If you have not watched that video, do watch that video because that 3-hour video is having 90% of the amendments and all the things which were applicable to June 2018 exams will definitely same apply with for December 18 exams, plus there are some of the changes, and for that our institute ICSI has recently released a supplement and we will be discussing the supplement for executive and professional because supplement is one and same for executive and professional because many students are confused about December 2018 exam. GST is also having amendments. GST के लिए हम अलग वीडियो बनाएंगे, लेकिन आज हम सिर्फ इनकम टैक्स के अमेंडमेंट्स आप एग्जीक्यूटिव में हैं या प्रोफेशनल में है, whether you are in executive or in profession and giving December 2018 exams, you should be very clear that Finance Act 2017 will only apply same as June 2018. सेम हमारा फाइनेंस एक्ट लगने वाला है और हमारा असेसमेंट ईयर 18-19 ही रहने वाला है दिसंबर 18 एग्जाम्स के लिए. असेसमेंट ईयर 18-19 है तो हमारा प्रीवियस ईयर कौन सा हो गया 17-18, यही हमारा जून में लगा था. लेकिन कुछ और थे थोड़े बहुत चेंजेस, छोटे छोटे चेंजेस आए हैं दोस्त. उसके लिए हमने इंस्टीट्यूट ने, हमारा प्यारा इंस्टीट्यूट ने एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम के लिए मैंने खोल रखा है. दिस सप्लीमेंट कैन बी downloaded from academic section of ICSI. If you have not done, you can download or I'll give the link in the description. And if you have not watched my previous video which was of 3 hours video for executive and professional, do watch that video because 90% of the amendments are covered there. I'll give a link below the video because that is very important for exams and same amendments apply to December. In addition to this, आज हम एक around एग्जीक्यूटिव एंड प्रोफेशनल के लिए दोनों के लिए सप्लीमेंट निकाला गया है. सेम सप्लीमेंट है, मैंने एग्जीक्यूटिव का खोला हुआ है एंड रेलेवेंट फॉर स्टूडेंट्स अपेयरिंग फॉर दिसंबर 2018 एग्जामिनेशन. अगर आप दिसंबर में एग्जाम्स दे रहे हैं तो आपको ये पढ़ना आवश्यक है. इसमें भी लिखा है हमारा फाइनेंस एक्ट 17 एप्लीकेबल होता है, असेसमेंट ईयर हमारा 18-19 लगता है, प्रीवियस ईयर हमारा 17-18 हो जाता है. इनडायरेक्ट टैक्स के लिए हम अलग से बात करेंगे और सारे अपडेट्स जो भी रूल्स नोटिफिकेशन बाय CBDT, दैट इज सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, सारे हमारे यहाँ पे एप्लीकेबल हैं जो यहाँ दिए गए हैं. तो यहाँ पे मोस्टली रूल्स की बात करी गई है, रूल्स एंड नोटिफिकेशंस एंड सर्कुलर्स की बात करी गई है. इनकम टैक्स एक्ट 1961, इनकम टैक्स एक्ट 1961 की यहाँ पे बात है. जो रूल्स हमारे हैं 1962 के हैं. तो आज हम बात करने जा रहे हैं, एक एक करके बात करेंगे दोस्त. मेरे को कुछ आपको एक्सप्लेन करना होगा तो मैं आपको अलग से कराऊंगा, नहीं तो हम इसी से ही पढ़ने वाले हैं. और जो चीजें मैंने पिछली वीडियो में मैंने कवर कर रखा है वो मैं आपको बता दूंगा बिकॉज दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो. इन दोस 3 hours I have covered all the Finance Act amendments which were really important. और जून में भी उसमें से काफी कुछ आया था और दिसंबर में भी आने की उम्मीद है. तो हमारे ये सर्कुलर इंस्टीट्यूट ने डाला है 1 जनवरी 2018, 10 जनवरी 2018 का ये सर्कुलर है. प्रोसेसिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न अंडर सेक्शन 143(1) ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट व्हिच वर फाइल्ड इन फॉर्म ITR 1 to 6. ये ITR 1 है, L नहीं है, प्रिंटिंग एरर है. ITR 1 to 6 एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेक्शन 143(16)A. ये 143(16)A है, यहाँ पे 143(1)A6 लिखा है, गलती है, प्रिंटिंग एरर है. सही सेक्शन 143(6)A है, 143(16)A है. तो 143(1) मेरा क्या होता है सर? 143(1) मेरा यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा अगर समझाना चाहूं तो मैं सेक्शन 143(1) की बात कर रहा हूं, 143(1)A की बात कर रहा हूं.
सेक्शन 143 किसकी बात करता है दोस्त? असेसमेंट्स की बात करता है। असेसमेंट्स क्या है सर? जब हम रिटर्न फाइल करते हैं, रिटर्न हम सेक्शन 139 में रिटर्न फाइल करते हैं, जो नॉर्मल 139(1) का मेरा सेक्शन है, जो नॉर्मल रिटर्न है, प्लस या तो 142 में जब नोटिस आता है तो हम रिटर्न फाइल करते हैं। एक हमारे पास अगर हमने कोई एरर कर दिया है या कोई हमने गलत क्लेम ले लिया है, इफ वी हैव अप्लाइड सम इनकरेक्ट क्लेम और वी हैव डन सम अरिथमेटिकल एरर, या हमने कुछ रिटर्न में गड़बड़ करी है, तो सर कंप्यूटर हमें एक नोटिस भेज सकता है, नोटिस भेज सकता है असेसमेंट का सेक्शन 143 में। तो 143 हमारा सेक्शन है, 143 मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। 143 कहता क्या है मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। ये हम पहले रिवाइज करेंगे, उसके बाद मैं आपको अमेंडमेंट में जो मेरा 143 की यहाँ पे बात करी गई है 143(16)A, ये हमें जब तक रिवाइज ही नहीं हम करेंगे कि हाँ ये व्हाट इज 143(16)A, तो हमें ये कहाँ से समझ आएगा। तो पहले मैं आपको रिवाइज करा रहा हूँ कि 143 है क्या, 143(6) हमारा क्या है सर? जहां पे वेयर रिटर्न हैज बीन फाइल्ड अंडर सेक्शन 139, जब हमारी रिटर्न 139 के हिसाब से फाइल की जाती है, और इन रिस्पॉन्स ऑफ नोटिस अंडर सेक्शन 142 सबसेक्शन 1, सच रिटर्न कैन बी प्रोसेस्ड इन द फॉलोइंग मैनर। उस रिटर्न को प्रोसेस किया जा सकता है। कैसे प्रोसेस किया जा सकता है सर? प्रोसेस किया जा सकता है, द टोटल इनकम और लॉस शैल बी कंप्यूटेड आफ्टर मेकिंग द फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स। हाँ, एडजस्टमेंट्स करी जा सकती हैं। एनी अर्थमेटिकल एरर इन रिटर्न, अगर आपने रिटर्न भर दी और उसमें कुछ अर्थमेटिकल एरर है, कुछ करेक्शन करने की जरूरत है, तो उसको आपको नोटिस आ सकता है और आपकी वो एडजस्टमेंट्स करी जा सकती हैं। इनकरेक्ट क्लेम अगर आपने ले रखा है, आपने कोई गलत क्लेम ले रखा है, इफ सच इनकरेक्ट क्लेम इज अपैरेंट फ्रॉम एनी इंफॉर्मेशन इन द रिटर्न, अगर वो रिटर्न में अपैरेंट है, वो गलत है, द डिसअलाउंस ऑफ लॉस क्लेम इफ रिटर्न ऑफ द प्रीवियस ईयर फॉर व्हिच द सेट ऑफ और लॉस इज क्लेम्ड वाज फर्निश्ड बियॉन्ड द ड्यू डेट, अगर हमने कोई डिसअलाउंस ऑफ लॉस हमने क्लेम कर रखा है, क्लेम हम नहीं कर सकते अगर रिटर्न अगर पिछले साल की for the previous year for which the set off for loss is claimed was furnished beyond the due date, अगर मेरी ड्यू डेट के बाद अगर मैं रिटर्न भरता हूं तो मेरा कोई लॉस अगर है तो मैं उसका क्लेम नहीं ले सकता, तो उसको मैं डिसअलाउ हो जाता है। स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 139(1)(A)(1), डिसअलाउंस ऑफ एक्सपेंडिचर इंडिकेटेड, कोई एक्सपेंडिचर इंडिकेटेड है ऑडिट रिपोर्ट में बट नॉट टेकन इनटू अकाउंट, वो अकाउंट में नहीं लिया गया रिटर्न में। और कुछ पॉइंट्स है, मेरा ये वाला पॉइंट जो है अमेंडमेंट से रिलेट करता है कि सर यहाँ पे क्या कह रहा है कि 139 में जब हम रिटर्न फाइल कर रहे हैं या इन रिस्पॉन्स टू नोटिस अंडर सेक्शन 142(1) में रिटर्न फाइल हो रही है, सच रिटर्न शैल बी प्रोसेस्ड इन द फॉलोइंग मैनर, नेमली एडिशन ऑफ इनकम, एडिशन ऑफ इनकम की जा सकती है। देयर कैन बी एन एडिशन ऑफ इनकम अपीयरिंग फॉर्म 26AS और फॉर्म 16A और फॉर्म 16 which has not been included in computing the total इनकम ऑफ द रिटर्न। सर फॉर्म 26AS क्या होता है? सर 16A क्या होता है? 16 क्या होता है? आप सब जानते हैं। मेरा फॉर्म 26AS क्या है सर? एनुअल स्टेटमेंट मेरी बताता है, मैं एनुअल स्टेटमेंट इससे निकाल सकता हूं, मेरी कंसोलिडेटेड टैक्स स्टेटमेंट्स यहां से निकल जाती है, यहां से मुझे पता लग जाता है कि मेरा पूरा साल कितना मेरा टैक्स कटा है, कितना मेरा TDS कटा है, कितना मैंने सेल्फ असेसमेंट या एडवांस टैक्स दिया है, सब यहाँ पे 26AS मेरे को टैन नंबर के साथ पार्टी का नाम और कितना मुझे पेमेंट रिसीव हुआ। मैं अगर लॉगिन करूं अपना इनकम टैक्स के लॉगिन पोर्टल पे तो ट्रेसेस की वेबसाइट से मुझे यहाँ पे एनुअल स्टेटमेंट, कंसोलिडेटेड टैक्स स्टेटमेंट निकल जाती है कि डिपार्टमेंट के पास 26AS में आपके रिकॉर्ड से इतनी इनकम है, आपके रिकॉर्ड से इतना टैक्स कटा गया है, TDS कटा गया है और इतना आपका टैक्स जमा किया गया है। 26AS आपके सर एडिशन ऑफ इनकम की जा सकती है जो अपीयर हो रही है 26AS में। 26AS आपको पता चल गया। फॉर्म 16A में अगर अपीयर हो रही है सर, 16A क्या होता है सर? TDS ऑन इनकम अदर देन सैलरी। अदर देन सैलरी सर, हाँ दोस्त, अदर देन सैलरी मैंने बैंक में फिक्स डिपॉजिट करा रखा है 10 लाख
रुपए का, उस पर मुझे 8% ब्याज मिलता है, तो सर मुझे बैंक टीडीएस काट लेता है, तो वो मेरा जो टीडीएस का जो मेरा सर्टिफिकेट होगा जो बैंक देगा वो फॉर्म 16A होगा। सर फॉर्म 16 कौन सा होता है? फॉर्म 16 मेरा सर जो है, जो अगर मैं एम्प्लॉयड हूं, जो मैं अगर एम्प्लॉय हूं किसी कंपनी में, मैं जॉब कर रहा हूं, आई एम एम्प्लॉय, और वहां पे एम्प्लॉयर जो है इश्यू करता है टीडीएस, जितना भी उसने टीडीएस आपको डिडक्ट किया है, तो फॉर्म 16 इज फॉर एम्प्लॉइज, जो आप जॉब में है। 16A आपकी इनकम अदर देन सैलरी, ये 16 मेरा इनकम फ्रॉम सैलरी के लिए होता है। तो कहने का मतलब है कि डिपार्टमेंट आपकी जो एडिशन ऑफ इनकम है जो अपीयर हो रही है या तो 26AS में, 16A में या 16 फॉर्म में, which has not been included in computing the total income in the return, जो आपकी इंक्लूड नहीं करी गई, that is not been included in the computing the total income in the return, जो रिटर्न भरते हुए आपने उस इनकम को इंक्लूड नहीं किया, वो हम क्या कर सकते हैं? डिपार्टमेंट एडिशन कर सकता है इनकम का। बात समझ में आनी चाहिए, क्योंकि डिपार्टमेंट के पास, मेरा जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है उसके पास या तो 26AS है या 16A है या 16 है, जहां से आपको वो आपकी इनकम वो ट्रेस करता है। अगर आपने वो वाली इनकम रिटर्न में नहीं ली है तो यहाँ पे कह रहे हैं कि डिपार्टमेंट आपको यहाँ पे इनकम इंक्लूड कर सकता है, ऐड कर सकता है। प्रोवाइजो क्या कहता है सर? प्रोवाइडेड दैट, यहाँ पे मेरी वही सेक्शन की बात है 143(16)A, 143(1) मैं पढ़ रहा हूँ, 143(1), 143 का 1 सेक्शन है और मैं 6 पे खड़ा हूँ। 6 पे मैंने यही बात इस सेक्शन को वहां पे रिलेट करते हुए पढ़नी है। प्रोवाइडेड दैट नो सच एडजस्टमेंट शैल बी मेड अनलेस एन इंटीमेशन इज गिवन टू द एसएससी ऑफ सच एडजस्टमेंट ईदर इन राइटिंग और इन इलेक्ट्रॉनिक मोड। क्या मतलब है सर? यहाँ पे भी हम रीड करना चाहेंगे, प्रोसेसिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न अंडर सेक्शन 143(1). 140 क्या लिखा है सर? एज पर सेक्शन 143(16)A, 143(61)A, 143(16)A अभी हम पढ़ के आए हैं, ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय फाइनेंस एक्ट 16। ये फाइनेंस एक्ट 16 में इंट्रोड्यूस किया गया था विद इफेक्ट फ्रॉम 1st of April 2017। प्रिस्क्राइब करता है दैट द टोटल इनकम और लॉस शैल बी कंप्यूटेड आफ्टर मेकिंग द एडजस्टमेंट्स फॉर एडिशन ऑफ इनकम अपीयरिंग इन 26AS और 16A और फॉर्म 16, 3 forms while processing the return of income which has not been included in computing the total income of the return, जो कंप्यूट करते हुए इंक्लूड नहीं करे गए। In this regard, CBDT has instructed this is date for identification of instances in such section 143(1)A(6) of the act shall be invoked by CPC-IT, Centralized Processing Center for Income Tax Return, Bengaluru में है CPC-ITR, on the basis of information contained in ITR form 1 to 6। ITR के फॉर्म 1 to 6 होते हैं, यहाँ पे ITR फॉर्म L to 6 लिखा है, यहाँ पे भी गलती है, इंस्टीट्यूट गलतियां कर रहा है। Act क्या लिखा है सर? As intimation proposing the adjustments in identifying the return of 143(1)A(6) of the Act would be shortly issued by CPC ITR Bengaluru। Intimation proposing the adjustments, intimation दे सकता है CPC ITR, इंटीमेशन दे सकता है कि प्रपोज करें एडजस्टमेंट्स, अगर उसको लगता है कि आपने अपनी इनकम जो 26AS में है, 16A में है या 16 फॉर्म में आपकी दिख रही है और आपने वो रिटर्न में नहीं शो कर रखी है, तो सर CPC ITR, CPC जो हमारा सेंट्रलाइज्ड प्रोसेसिंग सेंटर है बेंगलुरु में, तो क्या कर सकता है डिपार्टमेंट? यहाँ पे डिपार्टमेंट कर सकता है, डिपार्टमेंट दे सकता है, डिपार्टमेंट जो मेरा है CPC ITR क्या कर सकता है सर? डिपार्टमेंट मेरा क्या देगा? इंटीमेशन देगा सर। आपकी सर इंटीमेशन हो सकती है राइटिंग में हो सकती है या इलेक्ट्रॉनिक तरीके से हो सकती है। किसको देगा सर? एसएससी को देगा कि आपकी सर एक इनकम हमने, कंप्यूटराइज सिस्टम है CPC का, ITR का, यहाँ पे कोई मैनुअल इंटरवेंशन नहीं है, कंप्यूटर यहाँ पे बैठा है, आपकी सारी इनकम चेक करता है 26AS 16 फॉर्म से, तो हम इंटीमेशन
दे सकता है 143(1)(a)(6) में। बेंगलुरु से आपको इलेक्ट्रॉनिक तरीके से भी इंटीमेशन आ सकता है, राइटिंग से भी आ सकता है। Since 143(1)(a)(6) of the Act is being applied for the first time while processing the returns, पहली बार ये अप्लाई किया जा रहा है। It has been decided that before issuing the intimation देने से पहले, before issuing the intimation of the proposed adjustment, initially an awareness campaign would be carried out to draw the attention of the taxpayer। एक awareness campaign की बात कर रहा है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात इसमें यहाँ पे नहीं लिखी है, यहाँ पे वो मेन बात तो सेक्शंस में ही लिखी है। दिस वुड बी इन फॉर्म ऑफ ईमेल में हो सकता है, एसएमएस में हो सकता है, टू द कंसर्न टैक्स पेयर इन्फॉर्मिंग हिम अबाउट द वेरिएशन हो अगर है टैक्स रिटर्न में विज़ द इंफॉर्मेशन अवेलेबल इन द 3 फॉर्म्स। जो 3 फॉर्म्स है 26AS फॉर्म 16 है, एंड रिक्वेस्टिंग हिम, उसको हम रिक्वेस्ट करेंगे। सीपीसी आईटीआर कितना दयालु है, वो रिक्वेस्ट कर रहा है टैक्स पेयर को कि हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप सबमिट करें रिस्पॉन्स टू द वेरिएशन विद इन 1 month ऑफ रिसीविंग द कम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिकली। 1 महीने का टाइम मिलने वाला है, 1 महीने का टाइम दे रहा है सीपीसी आईटीआर कि आप 1 महीने में क्या करें, सबमिट करें रिस्पॉन्स। यहाँ पे डिपार्टमेंट पहले इंटीमेशन दे रहा है राइटिंग में या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ईमेल भी हो सकती है, लिख दिया उसने, एसएमएस भी हो सकता है एसएससी को। और एसएससी क्या करेगा, यहाँ पे डिपार्टमेंट को क्या देगा सर, यहाँ पे सबमिट करेगा रिस्पॉन्स डिपार्टमेंट को देना है, रिस्पॉन्स देना है डिपार्टमेंट को। मेरा डिपार्टमेंट यहाँ बैठा है, मेरा डिपार्टमेंट सीपीसी आईटीआर यहाँ पे है कि कब तक मेरे पास टाइम है, 30 डेज तक टाइम है, मुझे रिस्पॉन्स देना है, रिक्वेस्टिंग हिम टू सबमिट द रिस्पॉन्स टू द वेरिएशन within 1 month of receiving the communication electronically, 30 days from the date of receiving the communication, from the date of receiving the intimation। उसको जब intimation आया तो उसको सर 30 दिन का टाइम यहाँ मिलने वाला है। और एसएससी जो मेरा है, जो टैक्स पेयर है, उसको यहाँ पे सर रिस्पॉन्स देना पड़ेगा डिपार्टमेंट को। या ये लिखा है सर, इन केस ऑफ द टैक्स पेयर डज नॉट रिस्पॉन्ड, अगर टैक्स पेयर रिस्पॉन्ड नहीं करता है विद इन द अवेलेबल टाइम फ्रेम और द रिस्पॉन्स इज नॉट सैटिस्फैक्टरी नहीं है, अ फॉर्मल इंटीमेशन अंडर सेक्शन 143(1)(6) प्रपोजिंग द एडजस्टमेंट टू द रिटर्न इनकम वुड बी इश्यूड टू हिम। अगर यहाँ पे सर रिस्पॉन्स सैटिस्फैक्टरी नहीं है, सैटिस्फैक्टरी होना चाहिए, सैटिस्फैक्टरी है तो ठीक है, नहीं है तो क्या करेगा डिपार्टमेंट, अगले स्टेप में डिपार्टमेंट क्या करेगा सर, डिपार्टमेंट एक फॉर्मल इंटीमेशन दोबारा देगा, सर 30 दिन के बाद, 30 दिन एक्सपायर होने के बाद टैक्स पेयर को कि हम आपकी इनकम वो मान रहे हैं, फॉर्म प्रपोजिंग द एडजस्टमेंट ऑफ द रिटर्न इनकम, हम उसको एडजस्टमेंट करना कर आपकी वो एडजस्टमेंट होगी इनकम की। आपकी जो इनकम आपने नहीं दिखाई है, जो फॉर्म 26AS में 16A में 16 में दिख रही है, वो आपकी इनकम में ऐड कर दी जाएगी। तो यहाँ पे फॉर्मल इंटीमेशन 146 कौन से सेक्शन का, 1A6 का यहाँ पे दिया जाएगा। उसके बाद टैक्स पेयर को यहाँ पे कोई भी मौका नहीं मिलने वाला। एज पर द सेकंड प्रोवाइजो ऑफ सेकंड प्रोवाइजो की बात कर रहा है 143(1)(a)(6। सेकंड प्रोवाइजो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये मेरा फर्स्ट प्रोवाइजो था। फर्स्ट प्रोवाइजो क्या कहता था सर, फर्स्ट प्रोवाइजो एक सेकंड कहता था सर, फर्स्ट प्रोवाइजो मेरा लग रहा है, फर्स्ट प्रोवाइजो की मैं बात कर चुका हूं। फर्स्ट प्रोवाइजो कहता था नो सच एडजस्टमेंट शैल बी मेड अनलेस एन इंटीमेशन इज गिवन, इसकी बात हम कर चुके हैं। टू द एसएससी इंटीमेशन मिलने वाला था, उसको मिल चुका है इन राइटिंग और इलेक्ट्रॉनिक मोड। यही बात मैंने आपको बताई कि उसको सर इंटीमेशन देगा डिपार्टमेंट, तब उसके बाद कुछ एक्शन लेगा। प्रोवाइडेड फर्दर, ये सेकंड प्रोवाइजो की यहाँ बात आ रही है, दैट द रिस्पॉन्स
रिसीव फ्रॉम द एसएससी, जो रिस्पॉन्स यहाँ पे एसएससी दे रहा है, रिस्पॉन्स जो दे रहा है एसएससी डिपार्टमेंट को, वो जब रिसीव होगा, रिस्पॉन्स रिसीव फ्रॉम द एसएससी इफ एनी, अगर उसने दिया है 30 डेज के टाइम जो उसको मिला है, शैल बी कंसिडर्ड बिफोर मेकिंग एनी एडजस्टमेंट, उसको कंसिडर किया जाएगा बिफोर मेकिंग एनी एडजस्टमेंट, एंड इन केस वेयर देयर इज नो रिस्पॉन्स इज रिसीव्ड विद इन 30 डेज ऑफ द इश्यू ऑफ द इंटीमेशन, जहां पे 30 डेज का टाइम था और कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिया गया, तो सच एडजस्टमेंट शैल बी मेड, वो एडजस्टमेंट कर दी जाएगी और उसकी इनकम में वो वाली इनकम ऐड कर दी जाएगी, ऐड हो जाएगी और उसको बाद में रिवाइज रिटर्न देनी पड़ेगी। यही बात आगे लिखी है एज पर सेकंड प्रोविजो ऑफ सेक्शन 143(1)(a), in case where there is no response received from the taxpayer within 30 days of the issue of the intimation, the proposed adjustment shall be made in the returned income, adjustment हो जाएगी। Therefore it is utmost necessary that the concerned taxpayer files a prompt, timely and satisfactory response। एक बहुत बड़ी आवश्यकता है कि taxpayer prompt और timely response दे to the awareness of the campaign or subsequent intimation proposing the adjustment under section 143(1)(6)(a), 143(1)(a)(6). The manner of furnishing the response, manner भी बता दिया यहाँ पे, रिस्पॉन्स का कैसे होना चाहिए। फॉर फर्निशिंग द रिस्पॉन्स इलेक्ट्रॉनिकली, टैक्सपेयर इज रिक्वायर्ड टू लॉग इन द अकाउंट, लॉग इन करना पड़ेगा ई फाइलिंग साइट में, उसको हमने जो इनकम टैक्स का लॉग इन है वही है, वहां पे हम व्यू करेंगे रिटर्न्स या फॉर्म्स जो भी हमने रिटर्न्स भरी होती हैं, वहां पे ऑप्शन आता है कि हम जितनी भी रिटर्न्स हमने भरी है वहां पे व्यू रिटर्न्स करें, वो हम देख सकते हैं। इन द केस वेयर द कम्युनिकेशन और इंटीमेशन हैज बीन इश्यूड बाय द टैक्सपेयर अंडर 143(1)(a)(6), द स्टेटस विल बी displayed in the dashboard as response to communication intimation is pending। वहां पे status दिखाएगा pending। The taxpayer will click on the same and submit the response। वहां पे taxpayer के पास ऑप्शन है कि वो क्लिक करके सबमिट कर सकता है इनकम टैक्स के पोर्टल पे। The scenario for furnishing the response is as under। If the taxpayer fully agrees, अब यहाँ पे बात कर रहा है अगर taxpayer मान जाता है with the proposed adjustments, जिसको एडजस्टमेंट डिपार्टमेंट करने को कह रहा है कि आपकी इनकम 26 AS में 16A में या 16 में दिख रही है फॉर्म में और आपने वो इनकम अपनी रिटर्न में नहीं ली है, अगर टैक्सपेयर, मैं टैक्सपेयर हूं और मैं मान जाता हूं, फुली एग्रीज विद द प्रपोज्ड एडजस्टमेंट, ही इज रिक्वायर्ड टू फाइल अ रिवाइज्ड रिटर्न, वो रिवाइज्ड रिटर्न फाइल करेगा, रिवाइज्ड रिटर्न फाइल करेगा इन रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स में क्या उसको देना है, रिवाइज्ड रिटर्न देनी है। If the taxpayer partially agrees, अगर वो कुछ हद तक मानता है, कुछ हद तक नहीं मानता है with the proposed adjustment, he is required to file a revised return, उसने revised return फिर भी देनी है for the proposed adjustment in which he is in agreement, जिसके लिए वो मान रहा है उसके लिए वो revised return देगा वो वाली एंट्री के लिए, and file a reconciliation statement, एक reconciliation statement भी उसको देनी पड़ेगी in the format of provided by CPCITR। on the e-filing side एक format है reconciliation स्टेटमेंट के लिए जो प्रोवाइड किया गया है सेंट्रलाइज्ड प्रोसेसिंग सेंटर ऑफ आईटीआर बेंगलुरु से फॉर द पार्ट ऑफ द प्रपोज्ड एडजस्टमेंट इन व्हिच ही इज नॉट इन एग्रीमेंट, मतलब जिसके लिए वो मान रहा है जिस एंट्री के लिए उसके लिए वो रिवाइज रिटर्न देगा और जिसके लिए वो नहीं मान रहा है उसके लिए वो रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट देगा। इफ द टैक्सपेयर डिसएग्रीज, अगर वो टोटली ही डिसएग्री हो जाता है विद द प्रपोज्ड एडजस्टमेंट, ही इज रिक्वायर्ड टू फाइल अ रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इन द फॉर्मेट टू बी प्रोवाइडेड, उसको सिर्फ रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट देने की जरूरत है। एक फॉर्मेट दिया है यहाँ पे भी CPCITR में इन सपोर्ट ऑफ दिस कंटेंशन बेस्ड अपॉन द रिस्पॉन्स ऑफ द टैक्सपेयर एंड द इंफॉर्मेशन सो अवेलेबल विद CPCITR, देयरफॉर सच रिटर्न शैल बी टेकन अप फॉर द प्रोसेसिंग, उस रिटर्न्स को प्रोसेसिंग के लिए CPCITR लेगा 143(1), 143(1)(a)(6) और यहाँ पे ये वाली बात खत्म हो जाती है। आई होप ये वाली बात आपको समझ आ गई है क्योंकि हमने सबसे पहले 143 जो असेसमेंट्स का सेक्शन है मैंने आपको बेयर एक्ट से यहाँ पे पढ़ाया। बेयर एक्ट में जो मेरा 6 यहाँ पे सब सेक्शन मेरा जो 6 पॉइंट था उसके दो प्रोवाइजो थे, 26 AS की बात करी, 16A की बात करी, फॉर्म 16 की बात करी और यहाँ पे आपको समझाते हुए ये बात खत्म हो गई है। तो आगे हम बढ़ते हैं सर इनकम टैक्स एक्ट 1961 एंड रूल्स। यहाँ पे नोटिफिकेशंस कुछ दिख रहे हैं मुझे, 12 दिसंबर 2017 का एक नोटिफिकेशन है। कौन सा नोटिफिकेशन है सर? द सेंट्रल गवर्नमेंट hereby notified for the purpose of clause 46 of 10 of the income tax act। clause 46 यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है मेरा, यहाँ पे कौन सी बात कर रहा है? सेक्शन 10 clause 46।
मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ सेक्शन 10 क्लॉज 46। ये इसके लिए मेरे यहाँ पे बहुत सारे नोटिफिकेशंस आई हैं। सेक्शन 10 क्लॉज 46 मेरा यहाँ पे मैं लेकर आया हूँ। सेक्शन 10 क्लॉज 46, सेक्शन 10 मेरा क्या है सर? इनकम दैट डू नॉट इंक्लूड इन टोटल इनकम, दैट डू नॉट फॉर्म द पार्ट ऑफ टोटल इनकम, सेक्शन 10 में दी गई है। कि जैसे एग्रीकल्चर इनकम है, उसका सब सेक्शन 46 की बात कर रहा है। सब सेक्शन 46 क्या कहता है, पहले इसको हम रीड करेंगे, उसके बाद इसके ऊपर वहां पे इंस्टीट्यूट के सप्लीमेंट में बहुत सारे पॉइंट है 1046 के लिए। सिर्फ आपको रीड करना है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन सर हम छोड़ कुछ भी नहीं सकते। सेक्शन 10 मेरा यहाँ पे क्या है? इनकम विच इज नॉट इंक्लूडेड इन टोटल इनकम। क्या कहता है ये सेक्शन 10 की फर्स्ट लाइन है, बेयर एक्ट से मैं आपके लिए पढ़वा रहा हूँ। इन कंप्यूटिंग द टोटल इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर, जब हम टोटल इनकम निकालते हैं प्रीवियस ईयर की ऑफ एनी पर्सन, कोई भी पर्सन, यहाँ पे मतलब सब लोग आ गए, इंडिविजुअल भी आ गया, एचयूएफ भी आ गया, सब आ गए। एनी इनकम फॉलिंग विद इन एनी ऑफ द फॉलोइंग क्लॉजेस शैल नॉट बी इंक्लूडेड। मतलब सेक्शन 10 में जितने भी सब सेक्शंस हैं, उसमें जितने भी आपके यहाँ पे सेक्शन के सब सेक्शंस हैं, जो भी इनकम है, जो भी क्लॉजेस हैं, वो वाली इनकम टोटल इनकम में नहीं ली जाती। तो यहाँ पे सब क्लॉज 46 यहाँ पे क्या कहता है? एनी स्पेसिफाइड इनकम अराइजिंग टू अ बॉडी और अथॉरिटी और अ बोर्ड और a trust or a commission by whatever name called, कोई भी इनकम, कोई भी बॉडी, अथॉरिटी, बोर्ड, ट्रस्ट, कमीशन को किसी भी तरह की इनकम हो रही है which has been established, जो एस्टैब्लिश करी गई बॉडी, अथॉरिटी, बोर्ड या ट्रस्ट या कमीशन, और कॉन्स्टिट्यूटेड बाय अंडर अ सेंट्रल और स्टेट और प्रोविजनल एक्ट, और कॉन्स्टिट्यूटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट मेरी मोदी सरकार है, स्टेट्स मेरी हर स्टेट की अलग गवर्नमेंट है, विद द ऑब्जेक्ट ऑफ रेगुलेटिंग और एडमिनिस्ट्रिंग एनी एक्टिविटी फॉर द बेनिफिट ऑफ जनरल पब्लिक। क्या मतलब है सर? कि कोई भी मेरी बॉडी या अथॉरिटी, बोर्ड या ट्रस्ट कॉन्स्टिट्यूट करी गई, एस्टैब्लिश करी गई सेंट्रल, स्टेट या कोई एक्ट द्वारा, जो उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के पास ऑब्जेक्ट है कि वो रेगुलेट करेगी फॉर एडमिनिस्ट्रिंग एनी एक्टिविटी, जो जनरल पब्लिक के बेनिफिट में होगी, उसकी यहाँ पे बात करी गई है। वो अगर कोई भी इनकम यहाँ पे जनरेट करेगी, एनी इनकम, एनी स्पेसिफाइड इनकम जो अराइज हो रही है इन बॉडी, अथॉरिटी, बोर्ड या ट्रस्ट से, तो वो यहाँ पे टोटल इनकम का पार्ट नहीं माना जाएगा। एंड यहाँ पे एक कंडीशन और है, एंड इट इज नॉट एंगेज इन एनी कमर्शियल एक्टिविटी, कमर्शियल एक्टिविटी में वो नहीं होनी चाहिए, एंड इट इज नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इन द ऑफिशियल गजट फॉर द पर्पस ऑफ दिस क्लॉज। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे हमने नहीं पढ़नी। तो यहाँ पे हमने 1046 की यहाँ पे बात समझ ली है कि 1046 है क्या सर? 1046 में यहाँ पे इनकम, अगर कोई बॉडी, अथॉरिटी, बोर्ड या ट्रस्ट यहाँ पे एनी स्पेसिफाइड इनकम अराइज हो रही है, जिसको एस्टैब्लिश किया जा रहा है सेंट्रल, स्टेट या कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, जिसके ऑब्जेक्ट है टू रेगुलेट एंड एडमिनिस्टर एनी एक्टिविटी जनरल पब्लिक के बेनिफिट के लिए, तो यहाँ पे उसकी टोटल इनकम एग्जेम्प्ट है और वो टोटल इनकम का पार्ट नहीं बनती है। यहाँ पे क्या लिखा है सर? 1046 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट में 1961 मणिपुर स्टेट रूरल रोड डेवलपमेंट एजेंसी, एक मणिपुर स्टेट रूरल रोड डेवलपमेंट के लिए, मणिपुर के जो स्टेट है उसके रूरल के रोड के डेवलपमेंट के लिए एक एजेंसी बनाई गई। रोड डेवलपमेंट मणिपुर स्टेट की जो है बॉडी, कॉर्पोरेट बॉडी एस्टैब्लिश करी गई बाय गवर्नमेंट। गवर्नमेंट कौन सी होगी? ये स्टेट गवर्नमेंट होगी मणिपुर की, ऑफ मणिपुर, गवर्नमेंट ऑफ मणिपुर, मतलब स्टेट गवर्नमेंट इन रिस्पेक्ट टू द फॉलोइंग स्पेसिफाइड इनकम अराइजिंग इन द बॉडी नेमली। मतलब यहाँ पे 1046 में एक आपको याद रखना है कि मणिपुर का स्टेट रूरल डेवलपमेंट एजेंसी, यहाँ पे अगर आपको कोई इनकम दिख जाती है तो वो टोटल इनकम का पार्ट नहीं बनेगी। ये मोटी मोटी बात है। फंड रिसीव फ्रॉम पीएमजीएसवाई, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ये मोदी सरकार ने बनाई हुई है। फंड रिसीव फॉर पीएमजीएसवाई
from Ministry of Rural Development, Government of India, and interest received from bank on the above fund. जो पैसा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से आया है या उस पे ऊपर जो इंटरेस्ट आया है उस फंड के ऊपर, तो वो यहाँ पे 1046 में इनकम का पार्ट नहीं बना जाएगा। यही बात यहाँ पे लिखी है और यहाँ पे वही 1046 की बात लिखी हुई है, नॉट टू एंगेज इन कमर्शियल एक्टिविटी, एक्टिविटी शुड बी फॉर एक्टिविटीज एंड नेचर ऑफ द स्पेसिफाइड इनकम शैल रिमेन अनचेंज, वो अनचेंज रहना चाहिए थ्रू आउट द फाइनेंशियल ईयर, एंड शैल फाइल अ रिटर्न ऑफ इनकम इन अकॉर्डेंस विद प्रोविजन 139 4CG। यहाँ पे सेक्शन 139 4CG की बात करी गई। सेक्शन 139 4CG में जो मेरी बॉडी कॉर्पोरेट्स हैं, अथॉरिटीज हैं, बोर्ड्स हैं, ट्रस्ट हैं, कमीशंस हैं, इनको यहाँ पे 139 4CG में मैंडेट किया गया है कि वो रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करेंगे अगर उनकी टोटल इनकम विदाउट गिविंग द इफेक्ट ऑफ सेक्शन 10 के एक्सक्लूड करते हुए अगर उनकी टोटल इनकम ग्रेटर देन इक्वल टू 2.5 लाख हो जाए, दैट इज नॉट चार्जेबल टू टैक्स। मेरा 2.5 लाख नॉट चार्जेबल टू टैक्स है, तो मेरी अगर बॉडी जो अथॉरिटी है, बोर्ड है, ट्रस्ट है, अगर मेरी टोटल इनकम विदाउट गिविंग द इफेक्ट ऑफ सेक्शन 10 ग्रेटर देन इक्वल टू दैट इनकम विच इज नॉट टैक्सेबल 2.5 लाख से ज्यादा हो जाए, तो 139 4CG मेरा सेक्शन है जो मैंडेट करता है कि ये बॉडी, अथॉरिटी, बोर्ड, ट्रस्ट, कमीशन रिटर्न फाइल करेंगे। यहाँ पे ये बात इसलिए लिखी गई है, shall file the return of income in accordance with 139 4CG. The notification shall be deemed have been applied for financial years के नाम लिखे गए हैं। हम आगे बढ़ना चाहते हैं सर, यहाँ पे 20 दिसंबर 2017 का नोटिफिकेशन है। The CBDT hereby makes a 25th amendment rule 2017 further to amend the income tax rule। हमारे इनकम टैक्स रूल्स 1962 के चले आ रहे हैं, उसको अमेंड किया गया है। The same shall come, यहाँ पे इनकम टैक्स रूल में रूल 127 सब रूल 2 आफ्टर द प्रोवाइजो 127 सब रूल 2 की बात करी गई है। मेरा यहाँ पे रूल 127 सब रूल 2 इनकम टैक्स रूल्स 1962 की बात कर रहा है। मेरा रूल 127 क्या कहता है सर? मेरा रूल 127 कहता है कि सर्विस ऑफ समन, आपको इतने रूल्स में जाने की डिटेल में जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि यहाँ पे इंस्टीट्यूट ने दे दिया है तो आपको पढ़ना एक बार तो पड़ेगा। 127 रूल कहता है कि सर्विस ऑफ नोटिस हम कर सकते हैं या समन कर सकते हैं या रिक्विजिशन कर सकते हैं या ऑर्डर दे सकते हैं या कोई भी और कम्युनिकेशन कर सकते हैं। रूल 127 किस सेक्शन के लिए बनाया गया है? इनकम टैक्स एक्ट का सेक्शन है सर, सेक्शन नंबर 282 जो कहता है कि नोटिस दिया जा सकता है, नोटिस दिया जा सकता है जनरली। तो इसमें क्या लिखा है कि डिपार्टमेंट जो है हमारा, जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस जो है, मेरा यहाँ पे नोटिस दे सकता है या समन दे सकता है या ऑर्डर दे सकता है। जनरली कोई भी जनरली ऑर्डर आ सकता है एसएससी को, तो वो पावर दी गई है सेक्शन 282 में नोटिस जनरली देने का, और उसको एक्सप्लेन करते हुए रूल कौन सा है? 127 रूल बनाया गया है। तो यहाँ पे सेक्शन 282 में लिखा है कि नोटिस जो है यहाँ पे जो दिया जा रहा है ये वाला, या तो ये पोस्ट से दिया जा सकता है या तो ये एनकोरियर से दिया जा सकता है या इलेक्ट्रॉनिक तरीके से दिया जा सकता है। तो उसके लिए ये रूल 127 हम पढ़ रहे हैं, राइट। एक थोड़ा सा आपको आइडिया लग गया, सेक्शन 282 सेक्शन आपने शायद नहीं पढ़ा होगा, तो इसलिए मैंने आपको थोड़ा सा एक आइडिया दे दिया, क्योंकि बिना एक आइडिया के आपको सर सब ऊपर से निकलने वाला है। तो सेक्शन 282 को हम 127 रूल से यहाँ से पढ़ने वाले हैं। रूल 127 कहता है आफ्टर द प्रोवाइजो द फॉलोइंग प्रोवाइजो शैल बी इंसर्टेड। प्रोवाइजो की बात है सर, यहाँ पे जो हमारा रूल 127 है उसके प्रोवाइजो की बात है, वो कम्युनिकेशन के लिए ही है। कम्युनिकेशन कैन नॉट बी डिलीवर्ड और ट्रांसमिटेड टू द एड्रेस मेंशन्ड इन रूल 1 और 4 एंड एनी अदर एड्रेस मेंशन्ड
127 का सब रूल 2 कह रहा है, तो हम एक बार रूल 127 की रीडिंग लगाते हैं। सर ये मैंने इनकम टैक्स की साइट खोली है। रूल मेरा है 127, सर्विस ऑफ समन्स एंड रिक्विजिशन एंड अदर ऑर्डर्स। तो मेरा यहाँ पे रूल सब रूल 2 कहता है फॉर द पर्पस ऑफ सबसेक्शन 182, ये 182 की बात कर रहा है। The address including the address of the electronic mail or electronic mail message to यहाँ पे सारी बात करी गई है। to the address refer to sub rule 1, यहाँ पे समन दे सकते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक तरीके से या इलेक्ट्रॉनिक मेल मैसेज की तरीके से। यहाँ पे सब रूल 2 कह रहा है the address referred to in sub rule 1 shall be for the communication delivered or transmitted for the person for the manner provided in clause A or clause B of 282, the address available in PAN database of the addressee। यहाँ पे जो हम कम्युनिकेशन करने वाले हैं समन की, जो नोटिस की, एड्रेस कहाँ से लेगा डिपार्टमेंट, जो पैन का डाटाबेस है। एड्रेस अवेलेबल इन इनकम टैक्स रिटर्न, या तो इनकम टैक्स रिटर्न में जो डाटा है, या तो लास्ट इनकम टैक्स रिटर्न, या तो जो भी उनके पास डाटा है। द एड्रेसी बीइंग अ कंपनी, एड्रेस ऑफ द रजिस्टर्ड ऑफिस, अगर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स से वो रजिस्टर्ड ऑफिस से ले सकता है। प्रोवाइडेड दैट द कम्युनिकेशन शैल नॉट बी डिलीवर्ड और ट्रांसमिटेड टू द एड्रेस मेंशन्ड इन 124 where the addressee furnishes in writing any other address। तो यहाँ पे ये एड्रेसेस दे रखे हैं। जो नोटिस की बात करी थी मैंने यहाँ पे जो नोटिस दिया जाएगा एसएससी को, तो यहाँ पे नोटिस किस एड्रेस की यहाँ पे दिया जाएगा। यहाँ पे मेरे को दिख रहा है कि मेरा रूल 127 का जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट सबसेक्शन है, सेक्शन 282 के साथ ये बता रहा है कि नोटिस का जो एड्रेस है वो कहाँ से लिया जाएगा। उसके बाद जो सब रूल 2 है, जो यहाँ पे सब रूल 2 है, प्रोवाइजो है, प्रोवाइडेड फर्दर दैट द कम्युनिकेशन कैन नॉट बी डिलीवर्ड, यहाँ पे कम्युनिकेशन नहीं दिया गया तो यस सर फिर क्या करेंगे। तो उसके लिए हमारे इंस्टीट्यूट ने यहाँ पे सप्लीमेंट ने 127 का रूल सब रूल 2 के यहाँ पे बात लिखी है। सर बहुत कंफ्यूजन है। इंस्टीट्यूट क्या करता है, जो सब रूल 2 आया 127 का वो सीधा छाप दिया। हमको सर समझ ही नहीं आ सकता जब तक हम 127 नहीं जानते। 127 282 की बात कर रहा है, हम वो नहीं जानते, सीधा सब रूल 2 हम कैसे समझ सकते हैं। तो अब समझ आएगा कि इनकम टैक्स एक्ट ना, इनकम टैक्स रूल 1962 रूल जो मेरा 127 है, सब रूल 2 है, जो कम्युनिकेशन कैन नॉट बी डिलीवर्ड और ट्रांसमिटेड टू द एड्रेस मेंशन टू इन 1 to 4। और यहाँ पे जो 1 to 4 के जो पॉइंट्स थे मेरे, यहाँ पे 1 to 4 जो मेरे यहाँ पे जो पॉइंट्स थे, वहां पे अगर कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है तो क्या करेगा यहाँ पे डिपार्टमेंट। उसके लिए उसने फर्स्ट प्रोवाइजो टू द कम्युनिकेशन शैल बी डिलीवर्ड और ट्रांसमिटेड द फॉलोइंग एड्रेस। एड्रेस कहाँ से लेगा सर, एड्रेस ऑफ द एसएससी एज अवेलेबल बाय द बैंकिंग कंपनी और कोऑपरेटिव बैंक। जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के हिसाब से आपके किसी भी अकाउंट में खाता होगा, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के हिसाब से आपका जो एड्रेस वहां पे होगा एसएससी का, वहां से डिपार्टमेंट एड्रेस ले लेगा। एड्रेस ऑफ द एसएससी अवेलेबल फॉर द पोस्ट मास्टर जनरल, यहाँ पे इंडियन पोस्ट ऑफिस के हिसाब से पोस्ट मास्टर जनरल से एड्रेस ले लेगा। एड्रेस ऑफ द एसएससी अवेलेबल इन सेक्शन 2 ऑफ इंश्योरेंस एक्ट, अगर आपने कोई इंश्योरेंस ले रखी है तो इंश्योरेंस एक्ट 1938 में जो आपका इंश्योरर अगर आप है तो आपका एसएससी है, तो उसके हिसाब से आपका एड्रेस ले लिया जाएगा नोटिस देने के लिए। एड्रेस ऑफ द एसएससी फर्निश इन फॉर्म 61 ऑफ द डायरेक्टर ऑफ द इनकम टैक्स, तो जॉइंट डायरेक्टर। यहाँ पे रूल 114D की मैं बात बाद में करूंगा, ये भी हम पढ़ेंगे। एंड द एड्रेस ऑफ द एसएससी फर्निश इन फॉर्म 61A, ये भी यहाँ पे आ गया। विद एड्रेस ऑफ द एसएससी एज अवेलेबल इन द रिकॉर्ड्स ऑफ द गवर्नमेंट के रिकॉर्ड्स में है। एड्रेस ऑफ द एसएससी अवेलेबल इन द रिकॉर्ड्स ऑफ द लोकल अथॉरिटी, यहाँ पे लोकल 10 सबसेक्शन 20 के हिसाब से यहाँ पे एड्रेसेस की बात हो रही है। जो मेरे को यहाँ पे नोटिस देने के लिए चाहिए, जो मेरे को एसएससी को देना है, उसके लिए जो एड्रेस चाहिए वो यहाँ पे बात कर रहा है। जो एड्रेस मुझे चाहिए था मेरा यहाँ पे रूल 127 यहाँ पे बता रहा है, और मेरा यहाँ पे सब सेक्शन सब रूल 2 मेरा यहाँ पे इंस्टीट्यूट ने यहाँ पे छाप रखा है। राइट, थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है सर? हाँ सर थोड़ा थोड़ा आ रहा है, पूरा नहीं आ सकता क्योंकि ये सब बहुत कंफ्यूज करके इंस्टीट्यूट ने छापा हुआ है। सेंट्रल गवर्नमेंट हियरबाय, यहाँ पे 22 दिसंबर 2017 की एक और नोटिफिकेशन है। सेंट्रल गवर्नमेंट हियरबाय नोटिफाइड दैट दिस क्लॉज
10 सबसेक्शन 46, 1046 में आपको पढ़ा चुका हूं। 1046 यही वाली बात है जहां पे बॉडी, अथॉरिटी, बोर्ड या ट्रस्ट या कमीशन जो एस्टैब्लिश करी गई थी और जो जनरल पब्लिक के बेनिफिट के लिए एक्टिविटी कर रही है, उसकी जो हम इनकम है सेक्शन 10 में नहीं लेते, तो सर यहाँ पे वही उसी के चक्कर में यहाँ पे स्पेशल इकोनॉमिक जोन अथॉरिटी यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूट कर दी गई है। अथॉरिटी में यहाँ पे ये वाले अथॉरिटी के हिसाब से स्पेशल इकोनॉमिक जोन SEZ अथॉरिटी यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूट कर दी गई है। और अगर आपको कहीं क्वेश्चन में दिखता है या MCQ आता है कि SEZ अथॉरिटी अगर कोई इनकम जनरेट कर रही है तो वो 1040 सबसेक्शन 46 में यहाँ पे एग्जेम्प्ट हो जाएगी। यही बात यहाँ पे लिखी है कि SEZ अथॉरिटी, हमने अथॉरिटी कॉन्स्टिट्यूट कर दी। SEZ एक्ट के हिसाब से गवर्नमेंट के लिए इन रिस्पेक्ट ऑफ द फॉलोइंग स्पेसिफाइड इनकम, यहाँ पे लीज रेंटल्स के लिए इनकम ऑफ गेटवे पास, ये बड़ी बड़ी बातें हैं और ज्यादा आपको नहीं पढ़ना है। द नोटिफिकेशन शैल इफेक्ट द कंडीशंस ऑफ कंडीशंस दे रखी है कि कमर्शियल एक्टिविटी में नहीं करेंगे सर, क्योंकि यहाँ पे लिखना जरूरी है क्योंकि 1046 में लिखा है नॉट एंगेज इन एनी कमर्शियल एक्टिविटी, क्योंकि ये लिख देंगे तो सर यहाँ पे 1046 में इनकम माफ नहीं होगी, तो ये तो लिखना ही है। और यहाँ पे ये भी है कि 139 में क्लॉज 139(4)(c)(g) में 139(4)(c)(g) में ROI रिटर्न ऑफ इनकम फाइल होती है, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ और सारे पॉइंट सिमिलर हैं। हम आगे बढ़ना चाहते हैं, यहाँ पे 1046 हम कर चुके हैं। यहाँ पे 22 दिसंबर का एक और नोटिफिकेशन हमें दिख रहा है, द सेंट्रल गवर्नमेंट hereby notify for the purpose of clause 1046। 1046 में एक और हमें दिख रहा है, यहाँ पे क्या है 1046 में, हिमाचल प्रदेश कंप्यूटराइजेशन ऑफ द पब्लिक सोसाइटी, हिमाचल प्रदेश कंप्यूटराइजेशन ऑफ द पब्लिक सोसाइटी के लिए यहाँ पे एक और सोसाइटी बना दी गई है, एक बॉडी अथॉरिटी बना दी गई है जो 1046 में यहाँ पे कहती है कि इनकम मेरी सर एग्जेम्प्ट है। हिमाचल प्रदेश के लिए यहाँ पे बनाई गई है अमाउंट रिसीव फ्रॉम ग्रांट इन एड। ये सब सीधी सीधी बातें एक बार आप रीड मार सकते हैं, सारी बातें दोबारा कॉपी पेस्ट है। नॉट एंगेज इन कमर्शियल एक्टिविटी 139(4)(c)(g में यहाँ पे हम रिटर्न फाइल करेंगे। तो यहाँ पे अगर हिमाचल प्रदेश कंप्यूटराइजेशन ऑफ पुलिस सोसाइटी अगर है, कोई पुलिस सोसाइटी हिमाचल प्रदेश की है, तो वहां पे आप यहाँ पे इनकम एग्जेम्प्ट कर देंगे 1046 में, टोटल इनकम में वो नहीं लेंगे। 2 जनवरी 2018, अब हम नए साल में जनवरी में खड़े हैं। 2 जनवरी में को क्या कहता है सर कि 2 जनवरी मेरे को बता रहा है कि सर यहाँ पे सेक्शन 31 और सब सेक्शन 3 ऑफ RBI एक्ट कहता है कि सर सेंट्रल गवर्नमेंट hereby makes the इलेक्ट्रल बॉन्ड स्कीम 2018, इलेक्ट्रल बॉन्ड स्कीम यहाँ पे लाई जा रही है। सेक्शन 31 ऑफ RBI एक्ट की बात हो रही है दोस्त। इलेक्ट्रल बॉन्ड स्कीम बनाई है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, जो ऑफिशियल गजट में पब्लिकेशन करी है। इलेक्ट्रल बॉन्ड स्कीम, इलेक्ट्रल बॉन्ड्स यहाँ पे डिफाइन करे गए हैं, मींस अ बॉन्ड इशूड इन द नेचर ऑफ प्रॉमिसरी नोट व्हिच इज अ बेयरर बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट एंड शैल नॉट कैरी द नेम ऑफ द बायर और द पेई। इलेक्ट्रल बॉन्ड, यहाँ पे आप सोच रहे होंगे इनकम टैक्स में क्या लेना देना, RBI एक्ट के सेक्शन की बात हो रही है, लेकिन RBI एक्ट और हमारा इनकम टैक्स का सेक्शन 13A यहाँ पे लिंक्ड है। 13A में हमारा सेक्शन क्या कहता है, नीचे मैं आपको दिखाता हूं कि इसकी जो मेरी टैक्सेबिलिटी है यहाँ पे लिखी हुई है, यहाँ पे सारी चीजें लिखी हैं आपके, लास्ट में टैक्स ट्रीटमेंट लिखा है। द टैक्स ट्रीटमेंट हमके लिए हमारा सेक्शन 13 है ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 में यहाँ पे लगेगा, तो इसलिए दोनों को हम लिंक करके चल रहे हैं। सेक्शन 13A क्या बात करता है, स्पेशल प्रोविजंस रिलेटिंग टू इनकम्स ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी, पॉलिटिकल पार्टीज की जो इनकम है उसको हम स्पेशल तरीके से, यहाँ पे मैं आपको सेक्शन 13A भी पढ़ाऊंगा, उसके बाद इसको यहाँ पे लिंक करते हुए चलेंगे। तो यहाँ पे इलेक्ट्रल बॉन्ड को डिफाइन किया गया है, ऑथराइज्ड बैंक को डिफाइन किया गया है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया है, इशूइंग ब्रांच को डिफाइन किया गया है, पर्सन को डिफाइन किया गया है जो इंडिविजुअल है, HUF है, कंपनी है, फर्म है, AOP है। एलिजिबिलिटी जो है फॉर परचेज एंड एनकैशमेंट ऑफ इलेक्ट्रल बॉन्ड को यहाँ पे डिफाइन किया गया है कि पर्सन कितना कौन एलिजिबल है, सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, और पर्सन कैन बी इंडिविजुअल कैन बाय। यहाँ पे आप एक रीडिंग मार सकते हैं, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे एप्लीकेबिलिटी टू नो योर कस्टमर, KYC नॉर्म्स, आजकल KYC बहुत चल रहा है, आप MCA पे देखिए डायरेक्टर का KYC हो रहा है, आप बैंक अकाउंट खोलिए,
पेटीएम देखिए, सब केवाईसी कर रहे हैं, सब सारी मोदी सरकार की बातें हैं कि हर चीज में आप केवाईसी दे रहे हैं। एक स्टैंड टू इंस्ट्रक्शंस इशूड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिगार्डिंग नो योर कस्टमर नॉर्म्स ऑफ द बैंक, यहाँ पे आप रीड कर सकते हैं। डिनोमिनेशन है कि बॉन्ड शैल बी इशूड इन 1000, 10,000, 1 लाख, यहाँ पे इस डिनोमिनेशन से बॉन्ड्स हैं। वैलिडिटी जो होगा वो 15 दिन की वैलिडिटी के बॉन्ड्स हैं। प्रोसीजर फॉर मेकिंग द एप्लीकेशन, यहाँ पे प्रोसीजर भी दे रखा है। पीरियोडिसिटी ऑफ इशूइंग द बॉन्ड, यहाँ पे मंथ्स ऑफ जनवरी, अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर, यहाँ पे 10 दिन के लिए यहाँ पे पीरियोडिसिटी है। इंटरेस्ट, इस पे कोई भी इंटरेस्ट नहीं पे करने वाले। इशूइंग ऑफिसर्स, पेमेंट ऑप्शंस, यहाँ पे इनकैशमेंट और टैक्स ट्रीटमेंट, मेन हमारी बात है टैक्स ट्रीटमेंट की। टैक्स ट्रीटमेंट में क्या कह रहा है, द फेस वैल्यू ऑफ द बॉन्ड, जो बॉन्ड की फेस वैल्यू है, शेल बी काउंटेड एज इनकम बाय द वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन रिसीव्ड बाय द eligible political party for the purpose of exemption of income tax under section 13A of the Income Tax Act 1961। सर क्या मतलब हुआ? हम सेक्शन 13A, अगर मैं आपको बताऊं, सेक्शन 13A अगर आपने पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ा तो अभी पढ़ लेंगे दोस्त। सेक्शन 13A यहाँ पे लिखा है। सेक्शन 13A क्या कहता है? स्पेशल प्रोविजंस रिलेटिंग टू इनकम ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, एनी इनकम ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी which is chargeable under the head of house property या other sources या capital gain or any income by the way of voluntary contribution received by the political party। कोई voluntary contribution receive हुआ है, जैसे voluntary contribution trust को receive होता है, वैसे हम political party भी receive करती है। from any person shall not be included in the total income of the previous year of such political party। कोई भी voluntary contribution receive हुआ है, किसी भी person से वो include नहीं किया जाएगा। total income जब निकलेगी political party की in the previous year of such political party, provided that proviso है such political party keeps and maintains such books of accounts, उसको books of accounts maintain करना पड़ेगा section 44 में। and other documents as would be eligible for assessing officer to reduce and its income in respect of such voluntary contribution other than the contribution by the way of electoral bond। यहाँ पे electoral bond को other than करके लिखा है section 13A में। section 13A कहता है in respect of each voluntary contribution other than the contribution by the way of electoral bond, मतलब electoral bond का contribution excluded है यहाँ पे in excess of 20,000 rupees, excluded है यहाँ पे प्रोवाइजो में in excess of 20,000 rupees, such political party keeps and maintains a record of such contribution and the name and address of the person who has made such contribution, उसका नाम वगैरह सब, एड्रेस वगैरह सब उसको रखना पड़ेगा। The accounts of such political party are audited by an accountant, accountant हमारा chartered accountant है tax और tax income tax act में as defined in explanation section 288 subsection 2। यहाँ पे no donation exceeding 2,000 rupees is received by such political party otherwise than by account paycheck। ये account paycheck का जो हमारा फाइनेंस एक्ट ने लाया था ये मैं कवर कर चुका हूँ। ये एक्सप्लेनेशन में देखते हैं। फॉर द पर्पस ऑफ प्रोवाइजो, प्रोवाइजो के लिए इलेक्ट्रल बॉन्ड मींस बॉन्ड रेफर टू द एक्सप्लेनेशन ऑफ सेक्शन 31 ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1934। तो मेरा मतलब ये है सर, जो यहाँ पे इलेक्ट्रल बॉन्ड यहाँ पे हमने पढ़ा, जो रिजर्व बैंक ने यहाँ पे क्रिएट किया सेक्शन 31 ऑफ द रिजर्व बैंक एक्ट 1934 में, उसका जो यहाँ पे टैक्स ट्रीटमेंट है, इसको किसने यहाँ पे बनाया? सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया, ऑफिशियल गजट में पब्लिसाइज किया। यहाँ पे जो इसकी यहाँ पे टैक्सेबिलिटी है, तो उसकी फेस वैल्यू ऑफ द बॉन्ड जो होगी वो काउंट की जाएगी एज इनकम बाय द वे ऑफ वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन रिसीव्ड बाय एन एलिजिबल पॉलिटिकल पार्टी। फेस वैल्यू बॉन्ड की देखेंगे और वो काउंट की जाएगी इनकम बाय द वे ऑफ वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन। जो पॉलिटिकल पार्टी में वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन है 13A में, फॉर द पर्पस ऑफ एग्जेम्पशन फ्रॉम इनकम टैक्स, अगर उसे एग्जेम्पशन चाहिए, अगर इसको एग्जेम्पशन
चाहिए 13A में ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। यहाँ पे बात थोड़ी बहुत समझ आई है तो बहुत अच्छी बात है, अगर बहुत पूरी आ गई है तो बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। और सर आगे बढ़ते हुए, क्योंकि टाइम हमारे पास बहुत कम है, सेक्शन 10 सब सेक्शन 46 फिर से आ गया है। 1046 ने तो सर भंडार लगाया हुआ है। 1046 यहाँ पे वही है, बॉडी अथॉरिटी बोर्ड ट्रस्ट कोई फॉर्म की जाए जो मेरा कमर्शियल एक्टिविटी ना करे और एडमिनिस्ट्रेटिंग एनी एक्टिविटी फॉर द बेनिफिट ऑफ जनरल पब्लिक। तो यहाँ पे एक वेस्ट बंगाल में भी इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन बनाई। कोलकाता ने, यहाँ पे ये याद रखना है आपको कि वेस्ट बंगाल ने भी इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन तैयार करी। 1046 में इसकी भी यहाँ पे इनकम नहीं मानी जाएगी। सेक्शन 10 में इसकी टोटल इनकम हम एग्जेम्प्ट कर देंगे। तो यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं। 10 सेक्शन 10 सबसेक्शन 39, 10 सबसेक्शन 39 हम पे आ गए हैं। 10 सेक्शन सबसेक्शन 39 मैंने यहाँ पे एक्ट लिखा हुआ है। इन कंप्यूटिंग द टोटल इनकम कहता क्या है 1039, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1039 क्या कहता है? इन कंप्यूटिंग द टोटल इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर ऑफ एनी पर्सन में सारे पर्सन आ गए सर। एनी इनकम फॉलिंग विद इन एनी ऑफ द फॉलोइंग क्लॉजेस शैल नॉट बी इंक्लूडेड। मतलब ये जो क्लॉजेस हैं ये सेक्शन 10 है और ये सेक्शन उसका सब सेक्शन 39 यहाँ से स्टार्ट है। ये सेक्शन 10 की लाइन है और सब सेक्शन 39 मतलब ये जो इनकम्स है उसको हम टोटल इनकम में नहीं लेंगे। एनी स्पेसिफाइड इनकम अराइजिंग फ्रॉम एनी इंटरनेशनल स्पोर्टिंग इवेंट हेल्ड इन इंडिया, जो हमारे इंडिया में क्रिकेट मैच होते रहते हैं, इंटरनेशनल स्पोर्टिंग इवेंट, चाहे क्रिकेट का है, चाहे बैडमिंटन का है, चाहे हमारे कॉमनवेल्थ गेम है, चाहे कोई भी इंटरनेशनल स्पोर्टिंग इवेंट जो हेल्ड हुआ इंडिया में, तो द पर्सन और पर्संस नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिशियल गजट, इफ सच इंटरनेशनल स्पोर्टिंग इवेंट इज अप्रूव कर दिया गया है इंटरनेशनल बॉडी रेगुलेटिंग एंड इंटरनेशनल स्पोर्ट रिलेटिंग टू सच इवेंट एंड हैज द पार्टिसिपेशन बाय मोर देन 2 कंट्रीज, 2 कंट्रीज से ज्यादा हिंदुस्तान में लोग आ रहे हैं। जैसे हमारा वर्ल्ड कप होता है, सारी कंट्रीज पार्टिसिपेट करती हैं। इंडिया में जैसे वर्ल्ड कप हुआ था 2011 में, एंड जो अगर वैसा कोई इवेंट होता है, स्पोर्टिंग इवेंट है और 2 से ज्यादा कंट्रीज आ रही है, इज नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन ऑफिशियल गजट फॉर द पर्पस और दिस क्लॉज एंड एक्सप्लेनेशन है यहाँ पे। अगर इसकी कोई इनकम है, एनी स्पेसिफाइड इनकम अगर कोई अराइज हो रही है इंटरनेशनल स्पोर्टिंग इवेंट हेल्ड इन इंडिया, यहाँ पे उसको भी एग्जेम्प्ट कर दिया 1039 में। फॉर द पर्पस ऑफ दिस इनकम, स्पेसिफाइड इनकम का क्या मतलब है? मींस द इनकम ऑफ द नेचर और टू द एक्सटेंट अराइजिंग फ्रॉम द इंटरनेशनल स्पोर्टिंग इवेंट व्हिच द सेंट्रल गवर्नमेंट में नोटिफाई इन दिस बिहाफ। मतलब ये जो स्पेसिफाइड इनकम है यहाँ पे, एनी स्पेसिफाइड इनकम यहाँ पे जो लिखी है इसको एक्सप्लेन कर दिया, अराइजिंग फ्रॉम एनी इंटरनेशनल स्पोर्टिंग इवेंट हेल्ड इन इंडिया। तो यहाँ पे भी सर डिफाइन कर दिया कि वो कोई भी इनकम हो सकती है जो नेचर टू द एक्सटेंट हो अराइजिंग फ्रॉम इंटरनेशनल स्पोर्टिंग इवेंट, जो इंटरनेशनल स्पोर्टिंग इवेंट से अराइज कर रही हो, व्हिच द सेंट्रल गवर्नमेंट में नोटिफाई इन दिस बिहाफ, सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई कर सकती है। तो यहाँ पे सेक्शन 10 सब सेक्शन 39 में ये बात लिखी है। Of the Income Tax Act 1961, the central government hereby makes the following amendments in the notification of the government. Ministry of Finance में यहाँ पे amendment है कि यहाँ पे income arising from receipt of national supporters, namely Hero Motorcorp Limited, Bank of Baroda, Coal India Limited, Think and Learn Private Limited, Dalmia Cement Bharat लिमिटेड एंड एनटीपीसी लिमिटेड, इनके जो सर यहाँ पे इनकम्स है 39 करोड़ 30 करोड़, ये जो भी इनकम्स है यहाँ पे ये इंक्लूड कर दिया गया है 1039 में। इनको यहाँ पे इनकम एग्जेम्प्ट कर दी गई है, टोटल इनकम का पार्ट नहीं माना गया है। यहाँ पे हम आगे बढ़ेंगे 18 दिसंबर की एक और यहाँ पे 1046 की एक और बात है। 1046 वही है जो मैं आपको बार बार बता चुका हूँ। 1046 में एक सरफाजी के लिए सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट सरफाजी एक्ट है 2002 का, जो हमारे सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन जो फाइनेंशियल एसेट्स हैं जो बैंक रिकवर नहीं कर पाते उनका हम रिकंस्ट्रक्शन करते हैं, वो सरफाजी की बात होती है वहां पे। उसके लिए भी यहाँ पे 1046 में यहाँ पे
यहाँ पे 1046 में इंक्लूड कर दिया गया है। यहाँ पे सेंट्रल रजिस्ट्री फॉर सिक्योरिटाइजेशन यहाँ पे एस्टैब्लिश कर दी गई है, जो यहाँ पे फी इनकम ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट और यहाँ पे केवाईसी ये आप रीड कर सकते हैं 1046 में। यहाँ ये भी इनकम रिटर्न फाइल करेगा और यहाँ पे वही इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं। 139B सबसेक्शन 1 की बात है सर। 139B क्या कहता है? 139B की मैंने बात करी, सेक्शन 139B मेरा है यहाँ पे। 139B सबसेक्शन 1 मेरा कहता है, इसकी बात करता है स्कीम फॉर सबमिशन ऑफ रिटर्न थ्रू टैक्स रिटर्न प्रिपेयर्स। टीआरपीस की बात करता है कि मैं सबमिशन कर सकता हूं रिटर्न बाय टीआरपीस, तो उसकी 139B बात करता है। यहाँ पे 139B में यहाँ पे लिखा है कि यहाँ पे सर टैक्स रिटर्न प्रिपेयर्स के अमेंडमेंट स्कीम के यहाँ पे रूल्स कुछ अमेंड किए गए हैं। इन शैल बी टेकन इनटू फोर्स इन द डेट ऑफ पब्लिकेशन इन द टैक्स रिटर्न प्रिपेयर फॉलोइंग पैराग्राफ। यहाँ पे जो टैक्स रिटर्न प्रिपेयर होता है उसकी जो एलिजिबिलिटी है यहाँ पे थोड़ी सी चेंज कर दी गई है। एन इंडिविजुअल हो सकता है बैचलर डिग्री जिसके पास है फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड इंडियन यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन और हैज पास द, या तो वो बैचलर हो तो भी टीआरपी का एग्जाम देख के टीआरपी बन सकता है, या वो क्या हो, एलिजिबिलिटी की बात यहाँ पे हो रही है, पास द इंटरमीडिएट लेवल ऑफ एग्जामिनेशन बाय इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया या इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया या इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, तो वो एलिजिबल है टीआरपी के लिए। मतलब अगर वो बैचलर है तो भी एलिजिबल है, या वो सेमी क्वालिफाइड सीए है या सीएस है या सीडब्ल्यूए है, इंटरमीडिएट उसके बोथ ग्रुप्स पास हैं, तो भी टीआरपी की यहाँ पे एलिजिबिलिटी में चेंज कर दिया गया है। आप टीआरपी में भी जा सकते हैं, क्योंकि अगर आपका एग्जीक्यूटिव क्लियर हो जाता है तो आप टीआरपी बन सकते हैं। यहाँ पे एलिजिबिलिटी आ गई है। इन द सेड स्कीम द पैराग्राफ द फॉलोइंग क्लॉजेस शैल बी सब्स्टिट्यूटेड, इट शैल इनवाइट द एप्लीकेशन फ्रॉम पर्संस। ये आप मोटी बात यही है कि एलिजिबिलिटी चेंज हो गई है, इसको आप रीड कर सकते हैं, खुद रीड कर सकते हैं। 1046 फिर से आ गया है। 1046 में एक और चीज है, महाराष्ट्र इलेक्ट्रिसिटी कम रेगुलेटरी कमीशन, एक कमीशन बना 1046 में। 1046 में आपको पढ़ा चुका हूं, इसमें कमीशन भी थी। यहाँ पे महाराष्ट्र की यहाँ पे कमीशन बना दी गई है, जो यहाँ पे ये प्रॉमिस कर रही है कि हम कमर्शियल एक्टिविटी नहीं करेंगे और एडमिनिस्टर करेंगे एक्टिविटी फॉर द बेनिफिट ऑफ द जनरल पब्लिक। और सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन कर रहा है। यहाँ पे क्या काम करेगा सर? फीस फॉर एनुअल लाइसेंस, यहाँ पे ग्रांट्स देगा, डिपार्टमेंट आरटीआई की फीस देगा। इसको भी आप रीड कर सकते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन से अगर आपको कोई इनकम दिखती है तो वो 1046 में टोटल इनकम का पार्ट नहीं बनेगी। मेन आपको सिर्फ नाम याद रखना है, बाकी सारी चीजें कॉपी पेस्ट है। सेक्शन 80D की बात हो रही है। सेक्शन 80D आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद तो भी मैं आपको रिवाइज कराता हूँ सर। सेक्शन 80D में एक छोटी सी अमेंडमेंट है, छोटी सी अमेंडमेंट हम सेक्शन 80D में करें। सर हम तो भूल चुके हैं सेक्शन 80D, अभी याद आएगा सर। सेक्शन 80D क्या कहता है? उसका ए पार्ट कहता है, सब सेक्शन 2 में बात कर रहा हूं कि मैं मेडिकल, अगर कोई मेरा इंश्योरेंस प्रीमियम मैंने दिया है सेल्फ के लिए, अपने लिए या फैमिली के किसी मेंबर के लिए, तो 25,000 तक की मुझे सेक्शन 80D में डिडक्शन एडिशनल मिलती है 80C से। तो मेरे को यहाँ पे सर सेल्फ और फैमिली के लिए मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम है मेरा। और बी पार्ट में है सर प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप अगर मैंने कराया है पिछले साल, पेरेंट्स के लिए यहाँ पे एडिशनल है 25,000 उनके लिए भी मिलती है। सी में क्या लिखा है सर? मेडिकल का मैंने कोई एक्सपेंडिचर किया, ये मैं सिर्फ रिवाइज करा रहा हूँ, असेसी ने अपने लिए किया या एनी फैमिली मेंबर, कोई भी और फैमिली मेंबर के लिए किया, तो 30,000 की यहाँ डिडक्शन मिलती है। और डी पार्ट क्या है सर? मेडिकल एक्सपेंडिचर मैंने पेरेंट्स के लिए किया और मेरे को यहाँ पे 30,000 डिडक्शन मिलती है। ये मेरा सेक्शन 80D सबसेक्शन 2 कहता है। और मेरे को यहाँ
यहाँ पे सेक्शन 280D की ही यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ, राइट। तो मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूँ, ये मेरा ऑलरेडी एक्ट है, पर ये भी लिखा है सर कि एग्रीगेट ऑफ मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम जो मेरा है, ये मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम जो मेरा है प्लस मेरा जो मेडिकल एक्सपेंसेस है जो मेरे सी में है, ये लेस देन 30,000 होने चाहिए। ये मैक्सिमम मेरे को 30,000 लिमिट देगा। और मेरा यहाँ पे जो मेरा प्रीमियम, मेरा जो प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप है जो मेरा बी पॉइंट में है, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप अगर मैंने कराया है और मैंने अगर मेडिकल एक्सपेंसेस बेयर किए हैं तो ये भी मेरा लेस देन 30,000 टोटल होना चाहिए। टोटल मेरी एग्जेम्पशन इतनी है। ये फाइनेंस एक्ट 2018 में इंक्रीज करी गई है, लेकिन सर अभी आपको वो एप्लीकेबल नहीं है। ये मेरा 80D में लिखा है। अब मेरे को यहाँ पढ़ना है 16 फरवरी 2018 में क्या बोला सर इसने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट hereby notifies that the contributory health service scheme for the Department of Atomic Energy Contributory Health Scheme Service Scheme for the Department of Atomic Energy for the purpose of Clause A of 80D2 of the Income Tax Act from Assessment Year 18, 9 and subsequent years। मतलब कोई अगर से मैंने contribute किया हेल्थ सर्विस स्कीम में of the Department of Atomic Energy तो मुझे वहां भी 80D की डिडक्शन मिल जाएगी। बस ये बात याद रखनी है, Contributory Health Service Scheme of the Department of Atomic Energy 80D में ऐड कर दिया गया है। यहाँ मैं आगे बढ़ता हूं सर, मेरे को यहाँ पे सेक्शन 12A दिख रहा है। सेक्शन 12A का क्लॉज AA, क्लॉज AB, सेक्शन 12, सेक्शन 11 मेरा चैरिटेबल ट्रस्ट के सेक्शंस हैं। इसको मैंने जो इनकम, मेरी जो टैक्स की अमेंडमेंट वीडियोस थी जो मेरी 3 to 4 months पहले आई थी, जो अराउंड 12,000 स्टूडेंट्स देख चुके हैं, उसमें मैंने ये वाला अमेंडमेंट कवर किया हुआ है। क्लॉज AA, क्लॉज AB, मेरा चैरिटेबल पर्पस की जो इनकम है 12 सेक्शन 12A, आप उसको वहां से रेफर कर सकते हैं और यहाँ से आप खुद रीड कर सकते हैं। इसको मैं नहीं पढ़ा रहा, मेरी वीडियो में वो कवर्ड है। आगे बढ़ते हैं। द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस hereby makes a centralized communication scheme 2018 for centralized issuance of notice। नोटिस को इशू करने के लिए सेंट्रलाइज्ड कम्युनिकेशन स्कीम बनाई है। यहाँ पे डेफिनेशंस है एक्ट का, मतलब इनकम टैक्स एक्ट, डायरेक्टर जनरल साहब को यहाँ बिठा दिया सेक्शन 117 में, प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल को यहाँ बिठा दिया। यहाँ पे सर एक बार रीड मारने की झलक है। पोर्टल मतलब मेरा सेंट्रलाइज्ड कम्युनिकेशन सेंटर। इश्यूज क्या क्या थे, सेंट्रलाइज्ड कम्युनिकेशन सेंटर शैल इशू नोटिस issue करेगा to any person requiring to furnish the information or documents for the purpose of verification in his possession। notice issue करेगा सर centralized communication center जो बनाया है, किसी भी person को कर सकता है requiring him to furnish the information or documents furnish करने के लिए। notice shall be issued under digital signature and the notice shall be served by delivering a copy of the electronic mail। ये सब self explanatory है। और response to notice कैसे होगा, the centralized commissioner may prescribe a machine readable structure format for furnishing of information। ये सब आप self explanatory है। no personal appearance की जरूरत नहीं है। no person shall be required to appear personally and power to specify the procedure, इसके पास power है। principal director general of income tax has the power to specify the procedures and processes। ये आप रीड कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आगे बढ़ रहा हूँ फटाफट। the CBDT hereby makes the income tax second amendment rules 2018। और यहाँ पे सर, यहाँ पे रूल मेरा जो है 12 मेरा यहाँ पे 1962 के हिसाब से अमेंड कर दिया गया है। छोटी छोटी चीजें हैं यहाँ पे। 2017 के लिए 18 सब्स्टिट्यूट किया है। इंडिविजुअल था पहले वहां पे, एंड अब इंडिविजुअल हु इज अ रेजिडेंट अदर देन द नॉन रेजिडेंट। ये भी सर इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको एक बार जरा नजर मारनी है। आगे बढ़ते हैं सर। प्रोसीजर फॉर सबमिशन ऑफ फॉर्म 60 by any person having a permanent account number who have entered into any transaction specified in rule 114B of the income tax rule 1962। ये वाली चीज इंपॉर्टेंट है, आपको सर इसको समझना पड़ेगा।
इसको समझना पड़ेगा सर. दिस इज important procedure for submission of form number 60 by any person who does not have a permanent account number and who enters into any transaction specified in rule 114B. क्या मतलब है सर कि मेरे पास अगर पैन नंबर नहीं है, मेरे को पता है कि जो मेरा परमानेंट अकाउंट नंबर है ये मेरे को कहाँ कहाँ जरूरी है. मेरे को सर आज की डेट में बहुत सी ट्रांजैक्शंस हैं जहाँ पे पैन नंबर मुझे चाहिए ही चाहिए. मेरे को सर अगर इनकम टैक्स की रिटर्न भरनी है, मेरे को इनकम टैक्स की रिटर्न भरनी है तो मुझे पैन अकाउंट चाहिए. मुझे इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीदनी बेचनी है तो मुझे पैन नंबर चाहिए. मुझे और क्या चाहिए सर, मुझे इंश्योरेंस का मुझे प्रीमियम डिपॉजिट कराना है 50,000 से ज्यादा तो मुझे पैन नंबर चाहिए. मुझे या तो कोई बैंक अकाउंट में खाता खुलवाना है, बैंक अकाउंट में ओपनिंग के लिए मुझे सर पैन नंबर देना होता है. मुझे डीमैट अकाउंट खुलवाना है तो मुझे पैन नंबर देना होता है. फिक्स डिपॉजिट्स के लिए मुझे पैन नंबर देना होता है. सर बहुत सी ट्रांजैक्शंस हैं एक्सेट्रा मैं यहाँ पे कर रहा हूँ तो मेरे को पैन नंबर बहुत जगह देना होता है. अगर मैं ऐसा एसएससी हूँ जिसके पास पैन नंबर नहीं है तो मेरे लिए एक फॉर्म निकाला गया है, फॉर्म 60 निकाला गया है जिसको मुझे भरना पड़ेगा, डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी कि मेरा यहाँ पे सर क्या प्रोसीजर है सबमिशन ऑफ फॉर्म 60 बाय एनी पर्सन who does not have a permanent account number. मैं जब भी इन चीजों में से कोई भी काम करूंगा और मेरे को पैन नंबर मांगा जाएगा और मेरे पास नहीं होगा तो मुझे फॉर्म 60 में डिक्लेरेशन देनी होती है. उसका यहाँ पे प्रोसीजर बताया गया है. एंड who do not have a permanent account number and who enters into any transaction specified in rule 114B. मेरा यहाँ पे जो रूल है इनकम टैक्स में 114B है. 114B क्या कहता है सर, वो सारी ट्रांजैक्शंस बताता है. 114B मेरा क्या कहता है कि मेरी जो ट्रांजैक्शंस हैं in which PAN is quoted, in which PAN is mandatorily quoted, जो कोट करने की जरूरत है. रूल 114B मेरे को ये बताता है क्योंकि सर मेरे को अगर पैन नंबर नहीं है तो मेरे को डिपार्टमेंट क्या कहता है कि आप एक डिक्लेरेशन दो, फॉर्म फाइल करो फॉर्म 60. आपको सर पैन की जगह आपको डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी. आप मोटर व्हीकल भी आज लेते हैं, गाड़ी भी लेने जाते हैं तो भी सर आपको पैन नंबर देना पड़ता है. तो ये बात है 114B की. और साथ में मैं आपको बता दूं 114C, 114C में सारी ये लिंक्ड है. 114C वेरिफिकेशन ऑफ पैन इन ट्रांजैक्शन जो स्पेसिफाइड है, ट्रांजैक्शन स्पेसिफाइड इन 114B. 114B में जो ट्रांजैक्शन स्पेसिफाइड है, जो स्पेसिफाई ये जो ट्रांजैक्शंस और भी बहुत ट्रांजैक्शंस है तो उसका वेरिफिकेशन ऑफ पैन करना पड़ता है. ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी है. जैसे मैं कार खरीदने गया मारुति के शोरूम में और मैंने फॉर्म 60 दिया तो सर वेरिफिकेशन करना पड़ेगा उसका. मेरा वेरिफिकेशन होगा, फॉर्म 60 का वेरिफिकेशन होगा ऑफ द ट्रांजैक्शन स्पेसिफाइड इन 114B. तो ये 114C में ये रूल है, मेरा सेक्शन नहीं है रूल 114C. मेरा रूल 114D क्या कहता है कि टाइम एंड मैनर, टाइम एंड मैनर बताता है कि किस हिसाब से आपको सर 114D में किस हिसाब से आपको इसका वेरिफिकेशन करना है. तो सर ये सारी चीजें लिंक्ड है. मेन आपका 114B है. 114B क्या कहता है, 114B कहता है कि जो मुझे डॉक्यूमेंट्स मेरे को फाइल करने पड़ेंगे, डॉक्यूमेंट्स टू बी फाइल्ड. अगर मेरे पास पैन नंबर नहीं है और मैं इनसी ट्रांजैक्शन में से कुछ कर रहा हूं तो मुझे डॉक्यूमेंट्स फाइल करने पड़ेंगे. कौन फाइल करेगा, इंडिविजुअल फाइल करेगा या एनी पर्सन भी फाइल कर सकता है. जो कंपनी नहीं हो सकती, नॉट अ कंपनी या फर्म, कंपनी या फर्म फाइल नहीं कर सकते. टू कैरी आउट ट्रांजैक्शन, कैरी आउट फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस कैरी करने के लिए that mandates PAN, मतलब मैंडेट्स जो करता है पैन, परमानेंट अकाउंट नंबर. यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे सर मुझे, वो मेरा कौन कहता है 114B रूल कहता है. तो ये मुझे पता होना चाहिए. और मैं 114B
का जो मेरा प्रोसीजर है, जो मेरा परमानेंट अकाउंट नंबर अगर मेरे पास नहीं है, जो फॉर्म में कुछ 60 फाइल करना है, उसके लिए यहाँ पे 5 अप्रैल को नोटिफिकेशन आया है। एज पर 114B, ट्रांजैक्शन इन रिलेशन टू विच पैन इज नॉट टू बी कोटेड इन ऑल द डॉक्यूमेंट्स। यहाँ पे सर 139A सबसेक्शन 5 को भी लिंक किया गया। 139A सबसेक्शन 5 क्या कहता है? सेक्शन 139A हमारा परमानेंट अकाउंट नंबर की बात करता है कि आपको परमानेंट अकाउंट नंबर मैंडेटरी है और उसके हिसाब से आपको सारी ट्रांजैक्शंस करनी पड़ेंगी। Any person who does not have a PAN number and who enters into transactions specified in the rule shall give a declaration in form. Form का क्या नंबर है? फॉर्म 60 डिक्लेरेशन देगा जिसके पास पैन नंबर नहीं है। किस फॉर्म में? फॉर्म 16। फॉर्म नंबर याद करना है। Giving therein the particulars of such transaction whether either in the paper form में या electronically under the electronic verification code। यहाँ पे 114D के बात आ रही है। Time and manner in which the person referred to in 114C shall furnish the statement containing in one form 60। यहाँ पे 114C की बात आ गई। 114C में वेरिफिकेशन है पैन का इन ट्रांजैक्शन स्पेसिफाइड इन 114B। 114B में यहाँ पे 114C भी आपको बता दिया। 114D क्या है? टाइम एंड मैनर, कितना टाइम और कितना समय और किस तरीके से ये 114D बता रहा है, तो सारी चीजें हैं। 114C shall furnish a statement in form 61। फॉर्म 61 में एक वेरिफिकेशन स्टेटमेंट फर्निश करनी पड़ेगी containing the particulars of the declaration received in form 60। फॉर्म 16 जो हम सेसी फाइल करेगा जिसके पास पैन नहीं है, और फॉर्म 61 कौन फाइल करेगा? जो मारुति का शोरूम वाला है जिससे मैं गाड़ी खरीदने जा रहा हूँ। तो द डायरेक्टर ऑफ इनकम टैक्स, यहाँ पे इनकम टैक्स का डायरेक्टर है। 114B ऑफ द इनकम टैक्स रूल 1962 प्रोवाइड्स द डिक्लेरेशन इन फॉर्म 60 शैल बी सबमिटेड ईदर इन पेपर फॉर्म या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। एक बार रीड कर लेना दोस्त। 114B फॉर्म 60 फिजिकली इन पेपर या एग्जिस्टिंग प्रोसीजर। यहाँ पे सर पूरा एक प्रोसीजर दिया हुआ है। द इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कैन बी इनेबल्ड through electronic portal या electronic verification can be enabled by the following आधार authentication method। आधार authentication method है आपका authentication OTP से होता है। authentication 3 authentication of resident through biometrics modalities। biometrics की बात कर दी, यहाँ पे OTP की बात कर दी। the person using the electronic method of submitting फॉर्म 60 जो इलेक्ट्रॉनिक मेथड यूज कर रहा है, फॉर्म 60 कर फाइल कर रहा है, and electronic verification using any of the method listed above may submit form 60 in paper, and where the electronic verification is not possible तो वो पेपर फॉर्म में भी कर सकता है। अगर इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन नहीं है तो फॉर्म 60 आप पढ़ सकते हैं, बाकी रीड आप खुद कर सकते हैं। सिक्योरिटी एंड एक्रीवल एंड रिट्रीवल पॉलिसीज की बात करी गई है। आगे मैं बढ़ता हूँ सर, टाइम बहुत कम है। प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन एंड सबमिशन ऑफ फॉर्म 61 एज पर रूल। जो फॉर्म 61 है उसका भी प्रोसीजर यहाँ दिया गया है 114D ऑफ द इनकम टैक्स रूल्स। 114D में जो मेरा यहाँ बताया टाइम एंड मैनर, जो मेरे को यहाँ पे एसएससी ने तो फॉर्म 60 फाइल करना है जिसके पास पैन है। जो वेरिफिकेशन ऑफ पैन है, जो वेरीफाई करेगा कि हाँ हमारा फॉर्म 60 ठीक है, एसएससी ठीक है, उसके लिए मेरा क्या फॉर्म है? फॉर्म 61 है, उसका भी यहाँ प्रोसीजर दे रखा है। 114D कहता है स्पेसिफाई दैट एवरी पर्सन रेफर्ड टू इन A to K of 114C and 114C who is required to get an account audited under 44AB, उसके ऑडिट होंगे अकाउंट्स 44AB में ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, was received in a declaration form for फॉर्म 60। फॉर्म 60 में जिसने डिक्लेरेशन रिसीव करी है, मैंने फॉर्म 60 की डिक्लेरेशन मारुति के शोरूम में दी है गाड़ी खरीदते हुए, तो मारुति का जो शोरूम का ओनर है वो फॉर्म 61 फाइल करेगा इन रिलेशन टू द ट्रांजैक्शन स्पेसिफाइड इन रूल 114B। shall furnish a statement in form 61, वो form 61 फाइल करेगा। modification changes in scheme in form 61, already registered reporting e-filing portal, वो registered है e-filing portal पे तो ठीक है। ये तो ये सब आप सर यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। जनरेशन ऑफ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट रिपोर्टिंग एंटिटी आइडेंटिफिकेशन नंबर, एक एंटिटी आइडेंटिफिकेशन नंबर लॉग इन वगैरह करके इनकम टैक्स की वेबसाइट से क्रिएट हो जाएगा। रिपोर्टिंग पोर्टल है, आप यहाँ पे कर सकते हैं।
हैं, सबमिशन होगा फॉर्म 61 का, फॉर्म 61 का सबमिशन होगा सर, कोई दिक्कत नहीं है। सबमिशन ऑफ द करेक्शन स्टेटमेंट भी हम सबमिट कर सकते हैं, डिलीशन एंड सबमिशन रिपोर्ट इन द स्टेटमेंट। एक सारी सर रीडिंग मारने वाली बात है, इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा। फॉर्म नंबर याद करना है आपको, इससे ज्यादा सिर्फ बेसिक्स आपको पता होनी चाहिए। मैं आगे बढ़ रहा हूं सर। प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन एंड सबमिशन ऑफ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एसएफटी एज पर सेक्शन 285BA ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट रेड विद इनकम टैक्स रूल 114E। 114E की बात हो गई यहाँ पे। सेक्शन 285BA क्या कहता है सर? ऑब्लिगेशंस की बात करता है। obligation to furnish statement of financial transactions और रिपोर्टेबल अकाउंट, ये बात करता है सर सेक्शन 285BA। उसकी हम बात करने जा रहे हैं। सेक्शन 285BA ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट रिक्वायर्स स्पेसिफाइड रिपोर्टिंग पर्सन टू फर्निश द स्टेटमेंट। स्पेसिफाइड पर्संस की बात कर रहा है कि जो फर्निश करेंगे स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। उसके साथ 114E रूल है, बहुत कंफ्यूजन है सर। Specify that the statement of financial transaction to be required under section 285BA shall furnish form 61A। यहाँ पे फॉर्म नंबर 61A है, जो 285BA में जो रिपोर्टिंग पर्सन है, जो फर्निश कर रहे हैं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। यहाँ पे कौन सा फॉर्म हो गया? यहाँ पे क्या कर रहा है सर? यहाँ पे क्या कर रहा है? रिपोर्टिंग पर्सन है। यहाँ पे रिपोर्टिंग पर्सन क्या कर रहा है, आपको शॉर्ट में समझाऊं। रिपोर्टिंग पर्सन फर्निश करेगा स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस डिपार्टमेंट को। इसका क्या फॉर्म नंबर बताया इसने? 61A। ये फॉर्म नंबर याद करना है, 61A। The nature and the value of the transaction to be furnished by the reporting person under 114E is as per annexure. ये every reporting person shall communicate to the principal director general of income tax उसका name, designation, the procedure for registration was specified in notification। ये पहले वाले नोटिफिकेशन की बात है। As per 114E, the statement of financial transaction shall be furnished through the online transmission of electronic data। ऑनलाइन ट्रांसमिशन है सर। यहाँ पे कॉम्पैक्ट डिस्क और DVD along with फॉर्म 5 on the paper की भी बात है, आप एक बार रीड कर सकते हैं। ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। ऑलरेडी रजिस्टर्ड रिपोर्टिंग एंटिटीज है या यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन है, तो उसी हिसाब से जैसे ऊपर आपका फॉर्म 61 के लिए था, वैसे ही सबमिशन ऑफ फॉर्म 61 के लिए एडिशन ऑफ डेजिग्नेटेड डायरेक्टर, ये कुछ यहाँ पे स्टेप्स लिखे हुए हैं। सबमिशन ऑफ करेक्शन स्टेटमेंट, डिलीशन ऑफ सबमिटेड रिपोर्ट या सिक्योरिटी एक्विबल एंड रिट्रीवल पॉलिसीज, कॉपी पेस्ट है ऊपर से। यहाँ पे 5 अप्रैल की बात है। 5 अप्रैल में प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन एंड सबमिशन ऑफ स्टेटमेंट ऑफ रिपोर्टेबल अकाउंट एज पर 185BA 285BA की अभी हम बात कर ही रहे थे। एंड 114G 285BA की जो मैं बात कर रहा था, रिपोर्टेबल, यहाँ पे फर्निश करेंगे रिपोर्टेबल अकाउंट। यहाँ पे फॉर्म नंबर है 61B। अगर रिपोर्टेबल अकाउंट मेरा यहाँ पे किस चीज के लिए है, यहाँ पे मेरा है किस चीज, ऊपर मेरा 61A किस चीज के लिए था सर? फॉर्म याद करने हैं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये मेरा था, देखो मैं ऊपर दिखा रहा हूँ आपको, ये मेरा था, यहाँ मेरा था 61B। मेरा स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन 285BA था। 114E के साथ फॉर्म था 61A SFT का जो था। और मेरा नीचे क्या है, उसी से मिलता जुलता है, उसी का भाई बहन है, रिपोर्टेबल अकाउंट है, उसका सबमिशन ऑफ स्टेटमेंट ऑफ रिपोर्टेबल अकाउंट है 114G। तो मेरा फॉर्म हो गया 61B। ये सर सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, आप पढ़ सकते हैं अगर पढ़ना चाहते हैं तो, नहीं तो आप इसको छोड़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं सर, इसको भी आप वैसे ही रीड कर सकते हैं।
आगे छोटी छोटी बातें हैं, इसको मैं फटाफट निपटा के लेक्चर खत्म कर रहा हूँ। 6 अप्रैल को एक नोटिफिकेशन आया, सीबीडीटी मेक्स इनकम टैक्स थर्ड अमेंडमेंट रूल्स। यहाँ पे कुछ खास नहीं कहा इसने, इनकम टैक्स रूल एंड रूल ये भी आप रीड कर सकते हैं। कुछ मोटी मोटी बात इन सब में नहीं है, बाकी जो मोटी बात थी वो मैं आपको बता चुका हूँ। एक बात मुझे और बतानी है, इस सेक्शन 56 की जो बात है, सेक्शन 56 की बात जो है, सेक्शन 56(2)(7)(b), ये मेरा पिछले लेक्चर में जो मेरा इनकम टैक्स का लेक्चर था अमेंडमेंट्स का, उसमें मैंने कवर किया हुआ है। 56(2)(7)(a) 7b, वहां से आप कवर कीजिए। और यहाँ पे कुछ भी खास नहीं है, ज्यादा रीड मारने की बस जरूरत है। और यहाँ पे मेरे को एक चीज इंपॉर्टेंट बतानी है कि मेरा यहाँ पे ग्रेचुटी में भी एक अमेंडमेंट है। ग्रेचुटी का सर, ग्रेचुटी एक्ट में, लास्ट चीज मैं बता रहा हूँ आपको, ग्रेचुटी में मेरा जो ग्रेचुटी का एक्ट है उसमें चेंज हो गया है, लेकिन मेरा जो इनकम टैक्स है उसमें अभी चेंज नहीं हुआ है। लेकिन जो इनकम टैक्स है वो ग्रेचुटी एक्ट के हिसाब से चेंज हो जाएगा। आप जानते हैं जब हम सैलरी की इनकम निकालते हैं, एग्जीक्यूटिव में सैलरी है, सैलरी की जब हम इनकम निकालते हैं तो जो मेरी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं, मेरे जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है उसमें तो मेरी ग्रेचुटी एग्जेम्प्ट होती है। ठीक है सर, एग्जेम्प्ट है, अभी भी एग्जेम्प्ट है, कोई चेंज नहीं है। लेकिन जो मेरे नॉट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं, जो मेरे नॉट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं और जो मेरे ग्रेचुटी एक्ट में कवर्ड है, ग्रेचुटी एक्ट में कवर्ड हो भी सकते हैं, ग्रेचुटी एक्ट में कवर्ड नहीं भी हो सकते। अगर ये कवर्ड है तो इसकी लिमिट 10 लाख होती थी, ये अब 20 लाख तक एग्जेम्प्ट कर दी गई है। ये चेंज है सर। अगर सैलरी का आपका क्वेश्चन आता है और ये ग्रेचुटी का जो एक्ट है उसमें चेंज हुआ है, इनकम टैक्स में इम्प्लाइड चेंज हो गया है, 20 लाख तक आपकी ग्रेचुटी एग्जेम्प्ट है। और जो मेरे प्राइवेट एम्प्लॉइज है, ग्रेचुटी एम्प्लॉयड, ग्रेचुटी कवर्ड है, जो मेरे नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है, या मैं इसको बोल सकता हूँ प्राइवेट एम्प्लॉइज कह सकता हूँ, जिनका ग्रेचुटी एक्ट कवर्ड है, उसकी जो अब आपको लिमिट लेनी है, क्या लेनी है सर, जो सैलरी में क्वेश्चन आ सकता है, 20 लाख तक मेरी ग्रेचुटी एग्जेम्प्ट है, उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगने वाला। राइट, आई होप आई एम क्लियर। आज मैंने सारी इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस कर ली। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड, स्टे ब्लेस्ड, डू शेयर, लाइक दिस, लॉट्स ऑफ एफर्ट्स, एंड do share and with your friends, and this video plus my previous income tax amendment videos cover 100% of the amendments. No need to panic, no need to worry. GST do have some amendments, I'll be coming up with that as well. Stay connected, stay blessed. Thanks for watching. If you are new to my channel, do subscribe and do like, and thank you for watching. Stay connected, stay blessed, and Jai Hind.